नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक याचिका गया, यानी कि पीआईएल। देखिए, पीआईएल को लेकर के अभी-अभी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मामला गर्म हो गया था। केंद्र सरकार ने जहां तक ये कहा था कि देखिए, पीआईएल आज के तारीख में कहीं न कहीं रास्ते से भटक गया है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सही से उपयोग किया जाए तो पीआईएल निश्चित तौर पर आज भी जरूरत है। अब पीआईएल को लेकर के एक तरफ विवाद चल ही रहा है। अब देखिए, एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में और पहुंचा, और यहां पर जो पीआईएल पहुंचा है, तो हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन डिमांड क्या किया गया? देखिए, डिमांड किया गया है कि नेताजी को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। फिलहाल हम देखेंगे आगे डिटेल से क्या डिबेट है। अब जैसे राष्ट्रीय पुत्र कहने का तात्पर्य, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? बापू को, महात्मा गांधी को, है ना? हम सब सम्मान से उनके लिए कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी मसला गया था कि क्या वो राष्ट्र के पिता है? लेकिन भाई, बायोलॉजिकल तो नहीं है, आदर से हम कहते हैं। तो यही मसला यहाँ पर गया। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कठिन बनना शुरू हो गया। अभी देखिए, बंगाल चुनाव भी चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को चुनाव से जोड़ करके देखिए, और जो लोग भी यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, वो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान भी दीजिएगा। क्योंकि जो चुनाव वगैरह रहता है ना, करंट में उससे रिलेटेड इश्यूज है, तो वहाँ से पूछा जा सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से आप चले आ जाइएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या-क्या काम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किया है, ज़रा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ये ना पूछे आपसे यूपीएससी, मॉडर्न हिस्ट्री में जाके पूछ ले। यूपीएससी का यही तरीका है। ना बिलीव हो ना, तो एक काम कीजिएगा, आप पीवाईक्यू जरा देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईयर भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 2015 का प्रश्न पत्र निकाल लेना है, ठीक है? और 2015 के प्रश्न पत्र का क्या करना है, करंट अफेयर जरा देख लेना है। बस इतना करके देख लीजिए। 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2015 में यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, और साथियों, 2015 के प्रीलिम्स में जिसने करंट अफेयर्स उस साल का पढ़ा, सबका बल्ले-बल्ले हो गया। चूँकि सारी सरकारी योजनाएँ और गवर्नमेंट जो-जो काम कर रही थी, सब डाल दिया गया। तो कई बार ये होता है, चुनावी साल और उसके इर्द-गिर्द की चीज़ों में यूपीएससी ये काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है? मॉडर्न हिस्ट्री में जाना है, ये हिंट दे दिया आपको। तो ये चीज़ें हुई है। अब क्या ज़रा हुआ उस पर आएँगे, उससे पहले आपके लिए कुछ सूचना है। संस्कृति आईएएस सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर आपके लिए तोहफ़ा लाई है। ऑफर की वैधता 23 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है। आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स होगा। देखिए, ये जो फाउंडेशन कोर्स कहते हैं ना, इसका तात्पर्य है प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है? अब यहाँ जो बैच स्टार्ट हो रहा है, वो 4 मई 2026 से। अब तोहफ़ा क्या है? फ्लैट 60% तक ऑफ मिलेगा इस बैच पर, यानी कि केवल और केवल देखिए कितना है? 48,000, केवल और केवल। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है। आप विजिट कीजिए वेबसाइट पे, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, अच्छे से जानकारी लीजिए, और फिर आप नामांकन इस कोर्स में करा सकते हैं। लेकिन समय सीमित है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। अब चलते हैं यहाँ पर। याचिका में मांग किया गया था। देखिए, याचिकाकर्ता ने ये मांग किया था कि नेताजी सुभाष बोस को राष्ट्रीय पुत्र घोषित कर दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस निश्चित तौर पर हम सबों के लिए गौरव का विषय है। कौन नहीं उनका उनके लिए सम्मान से सर झुका देता होगा। लेकिन राष्ट्रीय पुत्र उन्हें नहीं कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता ज़रूर हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये याचिका गया कि राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दे दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए को स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है। हम सभी ये चीज़ को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। 23 जनवरी नेताजी जयंती और 21 अक्टूबर 1943 आईएनए स्थापना दिवस, इसको कहा गया है राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। राष्ट्रीय दिवस कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना? जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या 2 अक्टूबर बापू का जयंती। तो ऐसे ही कहा गया है कि इसको राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। ये सारी याचिका में मांग हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और अदालत ने कहा कि ऐसे मसले सिर्फ इसीलिए उठाए जाते हैं ताकि संबंधित व्यक्ति लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। अदालत ने पाया कि इसी तरह का मामला पहले भी याचिका आ चुका है। देखिए, अभी जो मैंने पहले बताया कि पीआईएल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने-सामने है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दिया था केंद्र सरकार के समक्ष, केंद्र सरकार को बुला के, कि भाई ऐसा है कि हमारे पास जो पीआईएल आता है ना, हम पहले ही उसकी जांच परख कर लेते हैं। हम बहुत सावधानी बरतते हैं, और हमें लगता है कि वाकई जन कल्याण का कोई मुद्दा है, तभी उसको नोटिस में लाते हैं। नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, पीआईएल को यहीं से खारिज कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर हुआ है ना। इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक्सेप्ट किया? नहीं किया ना, खारिज कर दिया। तो ये बात समझना है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को समझा रही थी अभी पिछले हफ्ते ही।
तो यहाँ इसको खारिज कर दिया और कहा कि भाई याचिका पहले भी ये खारिज हो चुकी है। याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली याचिका में जो खारिज ये बात किया गया था उसको उस जानकारी को छुपाया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर उस जानकारी को शामिल किया होता तब तो इसको देखती भी नहीं कोर्ट। हालांकि इस बात को लेकर के कोर्ट ने नाराजगी भी जताई और कुछ टिप्पणियां भी। टिप्पणी क्या है? कहा कि भविष्य में इस तरह की याचिकाएं दायर करने पर याचिकाकर्ता पर कोर्ट में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये चेतावनी दिया गया है। रजिस्ट्री को यह निर्देश दे दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई कोई भी नई पीआईएल स्वीकार ना की जाए। देखिए सख्त हिदायत की बात है। हो सकता है अगला कोई पीआईएल हो जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो, लेकिन कोर्ट को आपने नाराज किया तो फिर वो प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। अब ये खारिज क्यों हुआ? सबसे पहले यहां समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है आपको समझने के लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। देखिए यहां पर जो है न्यायिक संयम की बात की गई है। न्यायपालिका कह रही है कि केवल कानूनी और संवैधानिक मुद्दों तक सीमित रहती है न्यायपालिका, है ना। अब इस तरह की कोई चीजें हैं जो प्रतीकात्मक उपाधि है, सम्मान है, ये न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। ये काम किसका है? ये जाना है तो आप कार्यपालिका के पास जाइए, विधायिका के पास जाइए। कोर्ट का इसमें भला क्या काम है ये कहा गया और इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर की जो फिलॉसफी है ना साथियों, उसको बताया गया है कि भाई न्यायपालिका का अपना कार्य क्षेत्र है, विधायिका का अपना कार्य क्षेत्र है और कार्यपालिका का अपना कार्य क्षेत्र है। तो तीनों एक दूसरे को समन्वय करते हुए कार्य करते हैं। एक दूसरे पर कहीं ना कहीं उसके कार्य का पैरेलल तरीके से करना या थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय पुत्र घोषित करना ही है, इससे न्यायपालिका को आपत्ति नहीं है, लेकिन ये काम न्यायपालिका का है ही नहीं। न्यायपालिका ये निर्देश इन सब चीजों को लेकर के नहीं दे सकती है। ये कहाँ कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को लेकर के निर्देश न्यायपालिका और जो है विधायिका को दे सकती है। ये चीज नहीं। अगर आपको ये कराना है या किसी दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित कराना है तो आपको कार्यपालिका और विधायिका के समक्ष ये मुद्दा उठाना चाहिए। ये उनके अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ठीक से पढ़ लीजिएगा और यूपीएससी ने पहले भी इस पर प्रश्न बनाया हुआ है प्रीलिम्स में, तो आगे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो करंट में तो आ ही गया, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक। जब भी पॉलिटी पढ़िए तो पॉलिटी का करंट पढ़ने का मतलब है कि तुरंत करंट एक दो लाइन पढ़ के तुरंत स्टैटिक पे जाना है कि इससे जुड़ा हुआ चीजें क्या है, वहां से आपको काम आ जाएगा। ठीक है, अब पीआईएल का दुरुपयोग जिसको लेकर के मैंने पहले चर्चा किया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार में ठना हुआ है। जनहित याचिका का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रचार, भावनात्मक मुद्दों या लोकप्रियता के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए था, है ना। 80-90 के दशक में पीआईएल जब आया तब इसलिए इसको लाया गया था कि बहुत सारे लोग जिनके पास जानकारी नहीं है, कानून तक पहुंच नहीं है, तो निश्चित तौर पर पीआईएल के माध्यम से उनका मुद्दा कोर्ट तक पहुंच सकता है। यही तो कोशिश था ना। और इस कोशिश को अगर आप धूमिल कर देंगे तो फिर इसके ध्येय तो पूरा हो नहीं पाया पीएल का। इतिहास की व्याख्या, स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न नेताओं और संगठनों की भूमिका का निर्धारण न्यायपालिका का काम नहीं है, बल्कि यह इतिहासकारों और अकादमिक चर्चा का विषय है, तो वहीं से ये काम होना चाहिए। तो ये चीजें क्लियर करते हुए यहाँ पर इस याचिका को खारिज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में कुछ बातें समझ लेते हैं। जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन। 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक उड़ीसा में, पिता जानकीदास बोस और माता प्रभा देवी दत्त बोस। क्योंकि बंगाल चुनाव है, ठीक है, और उसी समय आपका प्रीलिम्स भी है, तो संभव है कहीं न कहीं यूपीएससी के दिमाग में रहो प्रश्न बन के आ जाए, कुछ चीजें एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल पिछले 3-4 साल में देखेंगे यूपीएससी बड़ी अजीब तरह के कुछ क्वेश्चन बना रही है, एक दो क्वेश्चन, और बहुत इजी होता है वो। जैसे स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं बनता था यूपीएससी में, लेकिन मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स पे बनने लगा। अच्छा, यूपीएससी जो है रचना और रचनाकार से भी नहीं पूछती थी, एक जमाने में पूछती थी 2010 से पहले, लेकिन इधर तो मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर देखेंगे पिछले 2 साल में तो वाई इंडिया मैटर, ये किनकी रचना है, किनकी किताब है? एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने लिखा था। और इसी किताब को पूछ लिया यूपीएससी में, प्रीलिम्स में पूछा, देख लीजिएगा पीवाईक्यू। अब सोचिए, ये टॉपिक कोई नहीं सोचता है कि भाई पूछ सकती है यूपीएससी, लेकिन हुआ। तो छोटी छोटी चीजें जहां आप स्किप कर सकते हैं ना कीजिए, वो आपको 1-2 नंबर आपके लिए बहुत काम आएगा। शिक्षा और प्रारंभिक करियर देखेंगे। उग्र राष्ट्रवादी विचार तो रहे हैं इनके, और इस वजह से प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता ने इन्हें निष्कासित भी कर दिया। वर्ष 1921 में भारतीय सिविल सेवा, उस वक्त जो है ना आईसीएस होता था, जिसको आप आईएएस कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस वक्त जो है सिविल सर्विसेज हुआ करता था। तो उसमें इनका चयनित भी हुआ और बहुत कम दिनों की, कहते हैं कि 6 महीने की मात्र तैयारी में हो गया। जीनियस व्यक्ति थे और उस वक्त इंडियन का होता भी नहीं था,
लेकिन फिर भी इंडियन होने के बावजूद, बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद ये करके निकल गए। राष्ट्र सेवा हेतु फिर इतनी कठिन परीक्षा को पास किया आईसीएस को, और फिर उसको त्याग पत्र दे दिया कि चलो अब हम ये काम नहीं करेंगे। वैचारिक प्रेरणा जो है, आध्यात्मिक गुरु इनका स्वामी विवेकानंद रहा है, और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को ये मानते रहे हैं। कांग्रेस में इनकी क्या भूमिका रही है, मॉडर्न हिस्ट्री पे चले जाइएगा जरा, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पे जाइए, ठीक से पढ़ लीजिए उस चैप्टर को, क्योंकि उस पर बहुत विवाद भी रहता है, यहाँ प्रश्न आ सकता है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष ये रहे हैं। 1939 पुनः कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, बाद में त्याग पत्र देकर के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना भी की। बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। आजादी के संघर्ष में योगदान किया, 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन और नेतृत्व किया। आईएनए की प्रारंभिक स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा टोक्यो में किया गया, ये भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हिंट देते चलता हूं मैं आपको। 1942 में जर्मनी से, किस जगह पर, जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई। ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इसीलिए यहां लगाया गया है। 1943 में आजाद हिंद सरकार, ठीक है, उसकी घोषणा करना, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे ना, कुछ लोग राजनीतिक तौर पर कहते हैं कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे कुछ लोगों का आपने सुना है ना, वो दरअसल इसी फैक्ट के आधार पर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इस फैक्ट के आधार पर कुछ लोग मानते हैं। प्रसिद्ध नारे और योगदान क्या, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बहुत बोले जाता है ना, तो ये चीजें यहाँ पर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे। अच्छा, महात्मा गांधी ने खुद को राष्ट्रपिता कभी घोषित नहीं किया, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी ने ही कहा था, और उसी समय से लोग जो है प्यार से, सम्मान से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने लगे। तो ठीक, अब ये डिमांड किया जा रहा है कि इन्होंने उनको राष्ट्रपिता बनाया, अब इनको राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दे दो। क्लियर हो रहा है चीजें, ये बातें कहेंगे। प्रमुख कृति क्या है, यानी कि रचना, द इंडियन स्ट्रगल। अब मैंने बताया कि अभी रचनाकार पे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, इसलिए इस तरह के प्रश्न मैंने यहाँ पर ये टॉपिक डाल दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। मृत्यु कब, 18 अगस्त 1945। रहस्यमयी ही स्थिति ऐसा रहा है ताइवान उस वक्त का देखा जाए तो फार्मोसा, और कारण विमान दुर्घटना, जो कि रहस्यमयी बात है, विवादित है, खैर हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। यही कुल मिलाकर के यहाँ पर वजह रहा है। संभावित प्रश्न क्या, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन रहे। ये 4 विकल्प यहाँ पर है आपके समक्ष। आप क्या करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही साथियों। आप कमेंट बॉक्स में मुझे चलिए बताइए कि क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दिया गया, क्या ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दिया जाए, या कोई और स्वतंत्रता सेनानी का नाम आपके जहन में आ रहा हो जिन्हें राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा दिया जा सकता है, तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। या अगर आपको लगता हो कि क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, आपके बाद पक्ष विपक्ष जो भी हो सकता है, तर्क के साथ लिख के मुझे आप बताइए। और संस्कृति आईएएस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऑफर के साथ मैं आपको अंत में छोड़ के जाता हूं, ध्यान है ना, ऑफर यहाँ जिसमें मैंने कहा था सिविल सर्विसेज डे पर आपको ऑफर मिल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दिया गया है, तो आप कॉल करके अधिक जानकारी ले लेंगे। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।